अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रोफाइल बताइए, किसी और कंट्री के लिए आपने ज़हन बनाया और किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। बजट आपको मिल गया उतना जितना आपको चाहिए था? आप चाहते थे कि मेरी फीस कम हो, मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मैं मतलब बेहतरीन तरीके से जाऊं, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। जुहेब, ये बताइए कि आपने फ्रांस को ही क्यों चूज किया है और कहाँ से फ्रांस के बारे में सुना था? जुहेब, टॉप 7 कंसल्टेंट्स का आपको कैसे पता चला? यूट्यूब से? जी, यूट्यूब से। जुहेब, कितना टाइम आपको लगा, मतलब आप कब अप्लाई किया आपने, और थोड़ा प्रोसेस जरा बताइए। जो एम्बेसडर थी उन्होंने आपको कुछ नसीहतें वगैरह की हैं? ये तो नहीं वो पूछते कि फ्रेंच लैंग्वेज है या नहीं है, नसीहतें उन्होंने क्या की, हमारे दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जाए ना, दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे आप? फ्रांस में गैप बहुत मैटर कर, कोई वेरिफिकेशन भी नहीं हुई। जुहेब, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं आगे? आज हम फिर से फ्रांस की एक सक्सेस स्टोरी जो है वो लेकर आए हैं। ये सक्सेस स्टोरी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैचलर्स के स्टूडेंट इस चीज के लिए बड़े परेशान हैं कि बैचलर की ज्यादा वीजा रिजेक्शन है, मास्टर्स के तो बच्चे अप्रूवल मिल जाता है उनको। बैचलर के स्टूडेंट्स को ज्यादातर रिजेक्शन का सामना है और हमारे पास दूसरा केस जो कि अभी तक अप्रूव हो गया, एक बच्चा हमारा जा चुका है और दूसरा जो है वो हमारे पास मौजूद है इस टाइम, मोहम्मद जुहेब का इंटरव्यू करते हैं, उससे उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी सक्सेस स्टोरी है। लकीली फरवरी इनटेक में हुआ और जल्दी जल्दी प्रोसेस हुआ है इनका, तो इनसे पूरा प्रोसेस पूछते हैं और इनकी सारी परसेंटेज वगैरह, ताकि आपको भी आइडिया हो कि किस बेस पे वीजा लगा है। हैं मोहम्मद जुहेब से। क्या हाल है मोहम्मद जुहेब? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक। जुहेब, आप अपनी प्रोफाइल बताइए, अपना नाम बताइए, अपने मार्क्स बताएं, क्या पढ़ा था, इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हुआ है? मेरा नाम मोहम्मद जुहेब है। मैट्रिक मेरी लाहौर बोर्ड की है। 97% मार्क्स मेरे मैट्रिक में है। ओके। FSC प्री मेडिकल मैंने की थी पंजाब कॉलेज फैसलाबाद से ही। अच्छा। उसमें मेरे 94% मार्क्स हैं। ये ओवरऑल अगर 97-94% तो इंग्लिश में भी तो अच्छे मार्क्स होंगे। आइट्स इसके अलावा मैंने किया है। अच्छा, आइट्स भी किया आइट्स था? मेरे 7 बैंड थे मेरे। मतलब इसकी प्रोफाइल वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, प्लस उसके पास आइट्स भी था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी कंट्री के लिए अगर आपके पास आइट्स है तो वो एक समझ लो कि आपकी प्रोफाइल के बेहतरीन इम्पैक्ट छोड़ता है। प्री मेडिकल पढ़ा है जी। का जो है वो एडमिशन किस सब्जेक्ट में हुआ है? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बड़ी मिथ है कि कोर्स में आपने पढ़ा हुआ है, आप उसी के रेलेवेंट आगे जाइए। ऐसा कुछ सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ा। वो देखते हैं कि बच्चे के पहले मार्क्स अच्छे हैं, आगे भी वो अच्छा ही करेगा। ये भी चीज होती है जुहेब, आप इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स में जा रहे हो ना, तो आपको इररेलेवेंट सब्जेक्ट में भी एडमिशन मिल जाता है जी। लेकिन जब आपने एक प्रोफेशनल डिग्री की होती है ना, यानी बैचलर्स अगर आपने 4 साल किसी एक चीज में किया और आप उसको स्विच करके मास्टर में जाना चाहते हो, फिर प्रॉब्लम होती है। फिर वो ये देखते हैं कि ये बंदा जो है ना वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आना चाहता है कंट्री में। किसी और कंट्री के लिए आपने पहले जहन बनाया और किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया? अगर आप फ्रांस में ही आपने सोचा कि अब मैं फ्रांस में करूँ? मूड तो मेरा पहले से ही फ्रांस का ही था। क्योंकि फ्रांस का ये जो टाइम स्पैन है अप्लाई वगैरह का और अपॉइंटमेंट ये बहुत जल्दी मिल जाती है दूसरे कंट्रीज की निस्बत। जैसे आप इटली देखें, जर्मनी देखें, बजट भी थोड़ा ठीक ही है इसमें और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, इंटर्नशिप्स वगैरह मिल जाती है, जॉब आपको मिल जाती है। बजट आपको मिल गया उतना जितना आपको चाहिए था? आप चाहते थे कि मेरी फीस कम हो, मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मैं मतलब बेहतरीन तरीके से जाऊं, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, बजट जो है वो शॉर्ट है, तो उस हिसाब से आपका रहा काम? वैसे बैचलर के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे टोलूस बिजनेस स्कूल हो गया, पहले मैंने उसमें अप्लाई किया। टोलूस बहुत जबरदस्त है, उधर हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट जा चुके हैं। बैचलर का भी वहाँ कोई नहीं गया? मैंने प्री मेडिकल किया था ना जी, पर वो प्रोफिशिएंसी इन मैथ मांगते हैं। जिसने प्री इंजीनियरिंग की हो वो उसमें जा सकता है। तो वो कोई ऐसी आपके लिए उन्होंने नहीं कोई शर्त रखी कि आप मैथ्स का टेस्ट दे दें यूनिवर्सिटी? कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आप स्विच करना चाहो तो वो टेस्ट ले लेती है। 1 साल फिर मैथ पढ़ना था यहाँ पाकिस्तान में ही। फिर जब उसका भी टेस्ट देना था मैथ के जो मार्क्स वो काउंट होते हैं, फिर उसकी परसेंटेज लगती, फिर जा सकते हैं। ऐसे नहीं, 1 साल उसके लिए लग रहा है। यानी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी जिसमें आपने पहले अप्लाई करवाया है टॉप 7 से ही? जी जी। तो उसमें ये चीज आपको देखने को मिली है कि उसके अंदर आपने 1 साल मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो यहीं पर रह के पढ़ना है, उसके बाद उसका एग्जाम देना है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने किया है आईपैग यूनिवर्सिटी। इसमें मैथ भी रिक्वायर्ड नहीं थी और ये भी फ्रांस की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। बहुत अच्छा ऑब्वियसली हाई लेवल रैंकिंग है बिजनेस के हवाले से। अगर देखो टीचर्स वगैरह जो स्टाफ है उसका 70% तकरीबन वो PhD स्टाफ है। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम काफी अवेलेबल है इसमें आईपैग। जब आपने काफी सर्च किया था, फिर सारे आपने प्रोफेसर्स वगैरह देखे, उनसे किसी से बातचीत भी हुई ईमेल के थ्रू या नहीं? वो मैम जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उनसे ही मेरी बातचीत हुई, बाकी उसके अलावा पर्सनली तो कोई टीचर से। वो जब आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होते हो तब आप अपनी सारी देखते हो कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, वहाँ पर कौन कौन सा प्रोफेसर होगा, वो अपने सारी वहाँ से ये चीजें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। जुहेब, ये बताइए कि आपने फ्रांस को ही क्यों चूज किया है और कहाँ से फ्रांस के बारे में सुना था, सोचा कि मेरी यही डेस्टिनेशन है?
फ्रांस एक अच्छा मुल्क है यूरोप का, जर्मनी के बाद यही है। और इसका जो अप्लाई का टाइम स्पैन है, ये प्रोसीजर इसका बहुत शॉर्ट है। अपॉइंटमेंट भी बहुत जल्दी मिल जाती है। कोई इसके लिए नहीं, आपने सुना किधर से था ये कि कोई फ्रांस भी है? ये बचपन से ही फ्रांस के ख्वाब हैं कि फ्रांस में जाना है, पेरिस में जाना है? शुरू में ही था। मेरे वालिद साहब ने, जब मैं आइल्स कर रहा था तो पूछते थे आपने किस कंट्री में के लिए अप्लाई करना है। अच्छा। मैं तो ऑस्ट्रेलिया का कहता था, लेकिन नहीं, फिर वालिद साहब ने फ्रांस का ही किया। पता चला कि फ्रांस का के लिए कौन कौन अप्लाई करता है, सक्सेस स्टोरीज जिनकी ज्यादा है। फिर टॉप 7 का इस तरह हमें पता चला। फिर हम टॉप 7 में आए, विजिट किया इनका। शाहकोट के रहने वाले हो आप? शाहकोट के रहने वाले। ज़ुहैब, टॉप 7 कंसल्टेंट्स का आपको कैसे पता चला? यूट्यूब से? जी, यूट्यूब से। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, कॉमर्स लाहौर में। मैं तो वहाँ होता था, बिजी होता था अपनी स्टडीज में, मुझे कोई पता नहीं था। मेरे अब्बू ही देखते थे वीडियोस सर आमिर की। मुझे याद है कि जब आप पहली दफा आए थे, साइन अप हुए हमारे पास, जो आपके फादर हैं वो हर दफा आपके साथ आए, बल्कि आप नहीं भी आए तो वो आए हैं आपको प्रोसेस सारा पूछने। तो वो ना अपना फोन नंबर दे रहे थे, कॉन्टेक्ट नंबर, इस पे आपने राब्ता करना है। तो मैंने कहा सर आप बच्चे का दें डायरेक्ट, उससे बहुत सारी चीजें ऐसी पूछनी होती हैं जो आपको नहीं पता होंगी। कहते नहीं उसको आप मेरा लें, मैं आपको हर वक्त रिप्लाई करूंगा। वो बिजी होता है, उसने एडमिशन ले लिया हुआ है कॉमसेट्स में, वो जाता है वहाँ पे, पता नहीं सिग्नल आए ना आए। बड़े कंसर्न थे आपके अब्बा आपके बारे में ना। तो कितना का टाइम आपको लगा, मतलब आप कब अप्लाई किया आपने, और थोड़ा प्रोसेस जरा बताइए स्टेप बाय स्टेप। मैंने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया था, सितंबर 2025 आप सितंबर में हमारे पास आए थे? नहीं, मैं आया तो आपके पास नवंबर में था। अच्छा, आप नवंबर में हमारे पास आए हैं और आप चाहते थे सितंबर 2025 के लिए आपका? ओके। मैंने नवंबर में अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया। यूनिवर्सिटी की जो फी होती है वो पे की। 14 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था, वो मैंने क्लियर किया। अगले दिन ही मुझे उन्होंने भेज दिया ऑफर लेटर के आप अपनी फी पे करें, अपना आगे प्रोसेस स्टार्ट करें। फिर उसके 2-3 दिन बाद मैंने पे की यूनिवर्सिटी की। असल होता है ना ऑफर लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर, वो ट्यूशन फी पे करने के बाद आता है फाइनल। वो आ गया। फिर कैंपस फ्रांस के लिए अप्लाई करना था, वो बंद था। कैंपस फ्रांस का आपका बहुत पंगा रहा है। कैंपस फ्रांस एक्चुअली पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस दफा उन्होंने 20 से 25 दिन का ब्रेक लिया, मेंटेनेंस ब्रेक चला, तो वो मेंटेन कर रहे थे अपना सारा ना सिस्टम। और आगे फिर क्रिसमस आ गया, फिर न्यू ईयर आ गया, फिर छुट्टियां हुई काफी। 7 तारीख को फिर कैंपस फ्रांस खुला, उसमें अप्लाई किया। यानी आपका एनरोलमेंट पहले से आ गया है, रजिस्ट्रेशन हो गई है कैंपस फ्रांस का, आपने महीना बैठ के वेट किया? जी, मैंने वेट किया। ओके। फिर 7 तारीख को कैंपस फ्रांस खुला, उसमें मैंने अप्लाई किया। और 14 तारीख को, हफ्ते के अंदर, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडेशन कर दी। ओके। और फिर इंटरव्यू की डेट दी उन्होंने मुझे। 15 को मेरा इंटरव्यू था लाहौर। फिर 15 को ही मैंने अपॉइंटमेंट ले ली इंटरव्यू देने के बाद। 20 की मुझे अपॉइंटमेंट मिली। 20 को हम गए और 22 को मेरा वीजा लग गया। 20 को आपकी अपॉइंटमेंट थी। मेरे ख्याल के मुताबिक तो आपका सबसे ज्यादा जो इसके अंदर प्लस पॉइंट वो आपकी अपनी यानी मेहनत का है। जारी सी बात है, मेहनत तो कभी भी रायगा नहीं जाती। 97% आपके मैट्रिक में और 94% आपके इंटरमीडिएट में, प्लस आपका 7 बैंड आइल्स का जो था। सबसे ज्यादा भारी चीजें तो यही थी आपके पास। बाकी फिर स्टेटमेंट और ये वो तो चलती ही चलती हैं। वो चलती। स्टेटमेंट भी आपकी अपनी नहीं थी, अब्बा के अकाउंट में थे पैसे, यानी आपके स्पॉन्सर जो थे आपके वालिद साहब थे, उनका उनकी सारी डिटेल्स, उनका एफिडेविट, उनकी स्टेटमेंट लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है आपसे ज्यादा तो अब्बा को खुशी होगी। जी, कंसर्न भी उनको ज्यादा था। ऑब्वियसली आप बड़े बेटे हैं उनके? जी, मैं बड़ा बेटा हूं। ज़ुहैब, आप बता रहे थे कि एम्बेसी में भी आपको जो एम्बेसडर थी उन्होंने आपको कुछ नसीहतें वगैरह की हैं। मेरे ख्याल में ऑलरेडी जो है वो डिसीजन वहाँ पे पहुंच चुका था, उन्होंने इवैल्यूएटर रखा हुआ है, उसकी ही राय पे उन्होंने आपको ऑलरेडी ये डिसीजन कर लिया था कि आपका वीजा उन्होंने इशू करना है। सर हमजा है, उन्होंने मेरा कैंपस फ्रांस में इंटरव्यू किया था। तकरीबन 20-25 मिनट का वो इंटरव्यू था, काफी लंबा था। मुझसे पूछा कि आपने अपॉइंटमेंट ले ली है एजी से? मैंने उनको बताया कि मैंने नहीं ली। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ले लो। फिर मैंने उनके कहने पे 15 को ये अपॉइंटमेंट ले ली। मुझे 20 की मिली। मैं फिर गया, सुबह 8 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। सबसे पहला कैंडिडेट मैं ही था। अच्छा। एम्बेसी में जो ऑफिसर थी, लेडी थी वो जी, फ्रांस की थी, फ्रेंच। उन्होंने फिर इंटरव्यू मेरा लिया, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, आईपैग में क्यों अप्लाई किया ये वगैरह पूछा, बैकग्राउंड पूछा, एकेडमिक बैकग्राउंड। ये तो नहीं वो पूछते कि फ्रेंच लैंग्वेज है या नहीं है, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। ये उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको फ्रेंच आती है? मैंने उन्हें बताया फिर कि मैंने थोड़ी बहुत सीखी हुई है। फिर उन्होंने कहा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं फ्रेंच में। मैंने जितनी मुझे आती थी मैंने बोली। और मैंने साथ उनको ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी मेरी मुझे फ्रेंच सिखाएगी। अच्छा। फिर वो खुश हुई बहुत। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में है ये? जी, कुछ अर्सा उन्होंने आपको साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखानी? लैंग्वेज भी सिखाती है। नसीहतें उन्होंने क्या की, हमारे दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जाए ना। वो नसीहतें करने लग पड़ी। 18 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है। वो कहती है आप बहुत छोटे हो, वहाँ ध्यान से रहना है। मैंने बताया, उनको पता था ना कि फैसलाबाद से हूँ मैं, तो वो कहती है कि फैसलाबाद तो बहुत छोटा सा शहर है, आपकी परवरिश हुई है इस लिहाज से। पेरिस बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आपने ध्यान में किसी की बातों में नहीं आना, अपना बैग वगैरह ध्यान रखना है, किसी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने, अपना फोन, अपना पासपोर्ट, ये सब चीजें संभाल के रखनी। और खास तौर पे एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि किसी का बैग नहीं लेना, ना अपना बैग किसी को देना है। अच्छा, ओके। वहाँ ध्यान से रहना है। खैर, हम अपने जो वहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उनके साथ आपका रब्ता कराएंगे, कोशिश करेंगे कि वो आपको पिक करें। अगर नहीं भी करेंगे तो आपको कोई ना कोई जो है वो सर्विस वहाँ से मिल जाएगी, कोई टैक्सी या कुछ इस तरह की, और आप उनके पास पहुंच जाओगे। उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। वो बच्चे कहते हैं कि कोई मसला नहीं, जो भी बच्चा आ रहा है उसका रब्ता कराएं।
हमारे साथ, हम उसको फुली जो है ना वो आगे से उसे टेंशन ये नहीं होगी कि मैं कहाँ आ गया हूँ जी। दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे आप? ये रिकमेंड करूंगा वेट ना करें, कोई बच्चे वेट करते रहते हैं, उनका फिर गैप ईयर आ जाता है। फ्रांस में गैप बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। इंटरव्यू में उसने मुझसे पूछा था कि आपका गैप नहीं है, अब ठीक है, फ्रेश स्टूडेंट हो। मेरे साथ भी 2-3 बच्चों ने और किसी कंसल्टेंट से ना अप्लाई करवाया था, वहां मैं मिला था इंटरव्यू के दौरान ही उनको, उनका 1 साल का गैप था, उन दोनों को वीजा नहीं मिला, वीजा रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये अनडिटर्मिन्ड है, ये कोई पता नहीं है। अब देखो आपकी तो कोई वेरिफिकेशन भी नहीं हुई आपके, हाँ एक दिन में क्या वेरीफाई, एक दिन में कुछ भी, वही कह रही हूँ ना कि कोई वेरिफिकेशन ही नहीं हुई, कोई ना आपके अब्बा की कंपनी जहाँ वो जॉब करते थे ना उनको कोई मेल आई है, ना कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल आई है, ना बैंक से वेरीफाई हुआ है। सबसे ज्यादा चीज जो है वो इंटरव्यू है, आपकी प्रोफाइल है, और आप अगर उनको ये आप जस्टिफाई कर देते हो कि मैं वाकई पढ़ने वाला हूँ और पढ़ने जाना है, तो आपका जो है 70-80% आपका वहीं पे वो उसी चीज पे हो जाता है। 1-2 साल गैप, 3-4 साल गैप भी, मतलब बैचलर्स के लिए जो है वो, बैचलर्स के लिए 4 साल गैप ना ही हो तो बेहतर है, 2-3 साल ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मास्टर्स में 4 साल तक का तकरीबन फ्रांस में चल जाता है। अगर फ्रेश स्टूडेंट है फिर तो क्या ही बात। जुहेब, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं आगे फ्रांस में जाने के बाद? पहले तो BBA कंप्लीट करूंगा, फिर इसके बाद MBA, और फिर वहीं कोई जॉब वगैरह तलाश करेंगे। खैर उसके दौरान ही आप अपनी जिम्मेदारी तो उठाओगे ही जी, वो तो सारे अगर तो आप ओबीडियंट हो, अगर तो आप पंक्चुअल हो, सबसे अहम चीज पंक्चुअलिटी। जहां भी जॉब कर रहे हो, जहां भी क्लासेस लोगे, इन टाइम पहुंचना है, बिल्कुल मौका नहीं देना कि मैं 5 मिनट लेट जाऊं, 10 मिनट लेट जाऊं और जाके एक्सप्लेनेशन दूं। वो लोग एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते हैं, वो डायरेक्ट डिसीजन लेके आपके हाथ में पकड़ा देते हैं कि आप लेट आए हो, ये लें जी अपना पेपर, अल्लाह हाफिज, टर्मिनेशन का। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपको। टॉप 7 कंसल्टेंट किसी को रिकमेंड करना है तो कर दो, सारे कोई स्टूडेंट्स को रिकमेंड है। चलें ठीक हो गया, ओके।